वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिदाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पात्रता परीक्षा के, वो किस लेवल के आ रहे हैं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या क्या नहीं। और मैंने भी अभी रिसेंटली पेपर दिया है 9 को मॉर्निंग में था रतलाम में, श्री योगेंद्र सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रतलाम। तो वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, कैसा क्या पेपर गया वो भी आपको बताऊंगा, और किस तरीके का लेवल आ रहा है, क्या सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस, मतलब हर चीज़ पे बात करेंगे। पहले हम पार्ट ए पे बात कर लेते हैं। मैं अपने नंबर भी बता दूंगा भाई, आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा। हालांकि नंबर यहाँ पे बताना नहीं चाहिए अभी, लेकिन मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, एक हिंट दे दूंगा नंबर की। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पार्ट ए की हम बात कर रहे हैं। पार्ट ए की यदि हम बात करें तो पार्ट ए में सबसे पहले एक गद्यांश आया था, पद्यांश आया था, 8 नंबर का ये आया था, आसानी से बन जाएगा आपसे। और जो पद्यांश या जो कविता आई हुई थी ना, उसमें पूछा गया था कि इसके लेखक कौन हैं, तो वो तो कोई हिंदी साहित्य वाला ही बता सकता था उसको। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया था, एक सेकेंड। और ठीक है, हिंदी का हमने देख लिया। उसके बाद इंग्लिश आ गई थी। इंग्लिश 4 या 5 नंबर की थी। इंग्लिश में टोटल पैराजम्बल्स थे, PQRS के फॉर्म में ज़माना था। इसके अलावा और कोई सा क्वेश्चन नहीं था इंग्लिश में। 4 या 5 क्वेश्चंस पैराजम्बल के आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं, 4 PQRS। उनको आपको सेक्वेंशियल वे में आपको एक रीअरेंज करना है एक ऑर्डर में। तो इस तरीके के आए थे। ये मान लो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। कम से कम 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ रहा था, तब जाके समझ आ रहे थे। तो वो बन जाएंगे यदि आपने। लेकिन एक बार ना आप लोग पैराजम्बल देख के जाइएगा इंग्लिश के, आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अभी पार्ट ए के टॉपिक करने के बाद हम पार्ट बी पे आ जाएंगे। मतलब हर एक विषय को लेके चलूँगा। हालांकि मैं बताऊँगा मैथ का, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी जो आपको मैं बाद में बताऊँगा। अभी 2-3 दिन, मतलब 3-4 दिन बिल्कुल अभी इसी में चले गए। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दिया था और फिर आना जाना, और वहीं से उज्जैन चले गए थे। उज्जैन महाकाल लोक जो बना हुआ है वहाँ पर। तो 2-3 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाया आपके लिए। तो और यहाँ पर अब देखो, लगभग स्टार्टिंग में हिंदी और इंग्लिश दे दी थी उन्होंने। उसके बाद फिर सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया था 13 या 14 नंबर से सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया था। लगभग 135 के समथिंग सब्जेक्ट ही चला था अपना। मतलब जैसे कि हम मैथ वाले तो मैथ ही मैथ था। उसके बाद आई थी मैथ की पेडागोजी का मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। वही 135 के बाद में मैं 30 वाले का बता रहा हूँ। चलो ये तो मैथ का हो गया, 1 या 2 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के थे। उसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चंस 8 या 10 थे, अच्छे लेवल के थे। जिस तरीके से 18 में पूछे जा रहे थे वही लेवल था। आसान तो नहीं कह सकते हम, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो वाले। कैसे थे? एक तो कोई स्टीमन स्टेफोर्ड बेने वाला था, वो बुद्धि परीक्षण उन्होंने जो दिया हुआ था उसके बारे में पूछा था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन नहीं था जो अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा घुमाने वाला था। 4 ऑप्शंस को पढ़ना पड़ रहा था। और मतलब बुद्धि से 3 या 4, 2 या 3 क्वेश्चंस थे इंटेलिजेंस से। और लगभग 10 क्वेश्चंस थे, लगभग CDP के 10 क्वेश्चंस रहे होंगे। और कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे। तो वो आपसे बन जाएंगे, जहाँ तक काफ़ी हद तक आप कर पाओगे। यदि ना बने तो भाई एक और चीज़ ध्यान रखना, हिंदी का जो कई बार लिखा रहता है ना, वो गलत हो जाता है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि यार ये गलत हो सकता है हिंदी में ट्रांसलेशन, तो आप इंग्लिश का एक बार ज़रूर देख लेना, उसका इंग्लिश में मीनिंग ज़रूर देख लेना। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर बन रहा है। उसके बाद सिलेबस में एक टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं था, कंप्यूटर के 2 या 3 क्वेश्चंस थे। एक था कि CRC का फुल फॉर्म ऐसा कुछ था, मतलब करंट से जोड़ के उन्होंने पूछा था। CRC का फुल फॉर्म ही पूछा था उन्होंने। कुछ 3-4 ऑप्शन थे, अच्छे थे। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं था ये CRC का।
और कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चंस और थे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस तो नहीं थे, वो बेसिक से तो थोड़ा सा टफ ही थे। और जीके आया था, जीके ठीक था। जीके में एक क्वेश्चन से याद है कि मध्य प्रदेश का एक जीके का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन था। और एक आध दो क्वेश्चन और थे, वो अच्छे लेवल के थे। रीजनिंग में दो क्वेश्चंस मुझे याद हैं जो देखने को मिले। एक तो ब्लड रिलेशन वाला आ गया था, एक आ गया था जैसे पेन, मतलब इसका नाम याद नहीं आ रहा, वर्गीकरण बोलते हैं शायद हिंदी में या जो भी है। जैसे कि पेन है, रेशो, पेन से क्या करते हैं लिखना, तो ऑप्शन में था चाकू, काटना, और भी 3 ऑप्शन थे। इसका नाम बता देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। इसका एनालॉजी शायद, हाँ एनालॉजी बोलते हैं, जो भी आप देख लेना। तो यहाँ से आए थे। रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर के 2 या 3 क्वेश्चंस थे, करंट का शायद 1 था, और जीके के भी थे कुछ 3-4 क्वेश्चंस के समथिंग रहे। मतलब जो बोला था ना 7-8 नंबर का ये आ जाएगा, तो आया था। लेकिन कंप्यूटर थोड़ा सा सोचा नहीं था कि आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर उन्होंने इस बार दिया हुआ था, कंप्यूटर आ गया था। तो इस तरीके से पेपर ये 30 नंबर का आ रहा है। तो 30 नंबर में आप बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब देखो हिंदी आपकी अच्छी चली जाएगी, इंग्लिश में आप पैरा जंबल कर लेते हो तो इंग्लिश आपकी बढ़िया चली जाएगी। जीके आपकी किस्मत है, लक है, यदि आपने जो पढ़ा है वो फंस गया तो ठीक है, आपके बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग बन गया तो ठीक है। और रीजनिंग जो आपने पढ़ी हुई है उसके बेस पे कर लो। देखो 1-1 नंबर भाई इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश का पैटर्न आप देख लो, पैराजम्बल वाला चले आ रहा है। मतलब मेन इंग्लिश के पेपर में भी पैराजम्बल पूछा गया था और अब भी पूछा जा रहा है। मतलब अदर जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो बेसिक इंग्लिश आ रही है ना, उसमें ये सिलेबस में तो दिया गया था भैया टेंस आएंगे, बॉयज़ नरी, मतलब बहुत कुछ दिया गया था, पैसेज भी दिया गया था, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में हर एक चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा हो कि यार इससे भी कुछ देना है, इससे भी कुछ देना है। नहीं, यदि वो एक चीज़ पे फंस रहे हैं ना तो उसी से दे रहे हैं। मान लीजिए आपका एक टॉपिक आपका मान लीजिए पैराजम्बल PQRS वाला वीक है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपसे बनता ही नहीं, आप डरते हो उससे, तो आपकी इंग्लिश ख़राब जाएगी। यदि ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका बढ़िया चला जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है ना, मतलब पेपर का, मतलब 18 और इसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अंतर आया, ज़मीन आसमान का अंतर है। और इस बार सिलेबस ज़्यादा नंबर का आ रहा है तो मैथ वालों को तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। लगभग 120 से 122 क्वेश्चंस मैथ के, प्योर मैथ के क्वेश्चंस थे और बहुत सारे लेंदी भी थे, तो इनको करने में टाइम लगता है। आप मैथ का बताऊं, मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, और भी मैं बाद में सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन 2-3 बातें करूंगा जिनका पेपर बचा है, तो आप लोग उनको अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी उनसे। संख्या पद्धति पहला अपना टॉपिक था। यहाँ पे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, ये तो आया हुआ था। और इसके बाद जो बहुपद और परिमेय व्यंजक पॉलिनोमियल था ना, इससे बहुत सा घातांक और घातांकों के लिए, मतलब जो घातांक वाला आया था, पावर वाला, मतलब वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए थे, ये टॉपिक नहीं आया। देखो कौन कौन से आए पहले वो बता देता हूँ। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आ गए थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद से आ गए थे, एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस थे, और हाँ अनुपात समूह रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस थे। परसेंटेज का नहीं था, CISI नहीं थे, लघुगण लॉग नहीं था, इंस्टॉलेशन नहीं था, किस्त वाला नहीं था। और मतलब ये मान लो कि जो सिलेबस में दिया गया है ना उसके 50% टॉपिक थे और 50% टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन नहीं आया। इस तरीके से मान लो जैसे त्रिकोणमिति हमारी शिफ्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया, बाकी में तो 1-2 दिख रहे थे। और हाइट एंड डिस्टेंस वाला एक चैप्टर होता है टिग्नोमेट्री का ही, उससे एक क्वेश्चन नहीं आया। और बहुत सारे चैप्टर्स जैसे कि एक सममिति की अवधारणा, सिमेट्री, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री दिया था, एक क्वेश्चन नहीं आया उसका। मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहे हैं ना जो अभी मैं देख रहा हूँ उसमें हैं, आए ही नहीं हैं। क्या क्या आया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एज वाले क्वेश्चंस थे 6-7 के समथिंग, तो फिर भी रहे होंगे, काउंट तो नहीं करे, फिर भी थे, एज वाले क्वेश्चंस थे। और पॉलिनोमियल तो काफ़ी था, 10-15 के समथिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके पॉलिनोमियल के, बेसिक पॉलिनोमियल। एलजेब्रा भी था, रेशो प्रोपोर्शन तो बहुत था, वही एज वाले में पूछ ले रहे थे इस तरीके में। अनुपात समानुपात तो हो ही जाता है, एज वाले में था ये।
अलग से मतलब नहीं था, क्वेश्चंस में घुमा फिरा कर दिए हुए थे ये। दो चर राशियों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके 6-7 क्वेश्चंस होंगे, वही यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस तरीके से पूछा गया था। लाइन कोइंसाइड हैं, पैरेलल हैं, ऐसे करके पूछा गया था, तो यहाँ से आए थे। समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, जैसे कि आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दिए रहते हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ब्लोपन विधि, विस्थापन विधि। तो उसके क्वेश्चंस मतलब ऐसे थे कि 3 पुस्तक और 2 गेंदों का मूल्य यदि इतना है तो, और 4 गेंद और 3 इनका मूल्य इतना है, तो आप बताइए एक गेंद का मूल्य। इस तरह के क्वेश्चन थे, आपने 10th में पढ़े होंगे। ये तो ज्यामिति आया था, ज्योमेट्री था, अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चंस थे इसके भी। मतलब देखा जाए ना, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, पेपर जिसने भी इस माइंड मैथ का खास करके जिस इस माइंडसेट से सेट करा होगा उसने क्वालिफाई कर लिया होगा काफ़ी। मेरी सेंटर पे मैं बता रहा हूँ कितने लोग क्वालिफाइड हुए थे, मतलब लैब का बता रहा हूँ, लैब में मुश्किल से 5 हुए थे। एक भैया थे, उनके 116 नंबर आए थे, वो शायद कांस्टेबल भी थे और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी करी हुई थी। और CGL वाले, मतलब अधिकतर मैंने CGL वाले देखे हैं जो क्वालिफाइड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब उनकी तैयारी अच्छी रहती है। तो मुझे 5-6 लोग मतलब मिले थे जो CGL वाले थे और उन्होंने क्वालिफाई किया था। किसी के 90, 95, 100, 105 ऐसे नंबर भी थे। मेरे नंबर 3 डिजिट में ही हैं, ठीक है, एग्जैक्ट अभी नहीं बताऊँगा, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, अब देखते हैं क्या होता है। और एक दीदी से पूछा मैंने, उनकी शिफ्ट में मतलब उनकी लैब में कोई एक ही व्यक्ति पास हो पाया था, उसके 78 थे 9 को मॉर्निंग में ही। और मतलब पेपर का देखा जाए तो पेपर इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट तीनों में आ रहा है। जिस तरीके का पेपर बनता है उसी तरीके में आ रहा है। सच बता रहा हूँ, यदि आपने, जैसे कि मैंने पहले भी NCERT का बोला था, खासकर पात्रता परीक्षा के लिए तो मैंने NCERT पे फोकस किया था। जिसने भी NCERT कर ली होगी, RS अग्रवाल करके गया होगा, इतना तो कन्फर्म है कि भैया क्वालिफाइड तो कर लिया होगा उसने। क्वालिफाइड उसका ये जो है ना, अच्छे अंकों से हो गया होगा, 80-90 के समथिंग तो वो लेके आ ही गया होगा जैसे तैसे, या मतलब क्वालिफाइड तो हो गया होगा जिस भी कैटेगरी से है वो। पेपर का लेवल देखा जाए ना, गलती मैथ में पता है क्या कर रहे थे अधिकतर लोग वहाँ पे, ये मान के चलो कि मैंने 113 क्वेश्चंस ना जो थे लगभग वो सही कर दिए थे। उसके बाद 15 क्वेश्चन, लगभग 125 या 126 क्वेश्चंस मैं कर पाया था। मतलब मैथ में लगभग मैंने किए होंगे, मैथ में लगभग 90 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, 120 आए थे तो लगभग 120 के समथिंग। तो 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने तुक्का लगाए थे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि यदि उनको करने बैठता, बन रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, करने को बैठता तो सच बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता उनमें, बहुत ही टाइम चला जाता। तो मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि जो क्वेश्चंस लेंदी लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम में आएगा, आंसर टाइम में आएगा, तो मैं ना छोड़ते जा रहा था। ऐसे करके मैंने मैथ के कम से कम 30 क्वेश्चंस करे ही नहीं थे। मुझे पता था कि स्पीड इतने जल्दी मतलब नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि 5 दिन में, 3-4 दिन में मतलब स्पीड मेंटेन करना 3-4 दिन में नहीं हो पाती है। 3-4 महीने रेगुलर आप उस पर फोकस करो 7-8 घंटे, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं मेंटेन। तो स्टार्टिंग में यही सोच के गया था कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस मुझसे अच्छे से बन रहे होंगे ना, उनको करते जाऊंगा। जिनमें ऐसा लग रहा है कि यार टाइम लग सकता है, पढ़ के क्वेश्चंस लेंदी नज़र आ रहा है कि यार 2 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको मैंने छोड़ दिया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। ये गलती मैंने नहीं दोहराई कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है। जैसे कि भिन्न वाले क्वेश्चंस आए थे कि 43/83 है, 72/97 है, इनके मध्य में कौन सी भिन्न आएगी। अब करके देखो, इनमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल था ये तो, मतलब लग रहा है सिंपल था लेकिन कैलकुलेटिव था। तो मैंने इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस थे 2-3 मैंने छोड़ दिए थे फ्रैक्शन वाले, जिनमें कैलकुलेशन लग रही थी। मैंने पता था कि भाई आंसर आ जाएगा टाइम मिल जाए तो, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा। यही समझदारी थी, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से पेपर आ रहा है। देखा जाए तो इजी क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट भी थे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे, तीनों। बस ये बात है कि सिलेबस जिस तरीके से दिया गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी, समांतर श्रेणियां नहीं था AP वाला, एक क्वेश्चन नहीं था उसका। तो
मतलब बहुत सारे मैंने बोला ना 50% जो सिलेबस में टॉपिक दिए 50% थे, वो 50% में से एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया था उन्होंने, ये था। ठीक है, शायद फिजिक्स का एक आध क्वेश्चन था, किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन था। और मैथ में शायद 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे, एक मीन मोडियन वाला भी था। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो सिलेबस में से ही था, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चैप्टर में से कुछ दे रहे हो, हर टॉपिक में से कुछ दे रहे हो। थोड़ा सा अलग पेपर बनाया था 18 के लिए कंपैरिजन में। ये पेपर सच में डिफ़िकल्ट था, यदि 18 से कंपेयर करें तो ये डिफ़िकल्ट था। 18 का तो कुछ भी नहीं था, आप देखेंगे तो बहुत सिंपल पेपर आप उसको कह सकते हो, लेकिन इस बार का ठीक ठाक पेपर आ रहा है। तो यही था कि भाई जो समझदारी से काम लेगा वहाँ पे, मतलब ज़्यादा ज़िद्दी बनने की ज़रूरत नहीं है। अदर एग्ज़ाम, जैसे कि अदर आपका किसी भी विषय का, दूसरे विषय का एग्ज़ाम हो तो फिर तो टाइम की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही बोलूँगा कि भाई मान लो आपका यदि एग्ज़ाम, जैसे कि मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चंस हैं, पहले पार्ट ए कर लो, पार्ट ए मिल रहा है तो, नहीं तो सीक्वेंस में जा रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन एक जिद्दीपन यहाँ पे मत रखना। पहले आप उन क्वेश्चंस को कर लेना जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं, आपको 100% आंसर पता है। और होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनका आपको 100% आंसर पता होता है कि इसका आंसर तो भाई यही होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेना आप। लगभग मेरे 113 क्वेश्चंस ऐसे मैंने कर लिए थे, मुझे विश्वास था कि ये क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सही हैं, मतलब लगभग इंग्लिश के पैराजम्बल वाले छोड़ करके उनमें डाउट था। और हिंदी का एक वो मतलब एक लेखक पूछा था, उसको छोड़ करके लगभग मैंने इतने 113 तक मैं पहुंच गया था। इतने क्वेश्चंस का मुझे विश्वास था कि ये इनमें से लगभग मेरे काफ़ी क्वेश्चन 90 के समथिंग तो सही होंगे ही, और हुए भी थे। उसके बाद तो फिर वो पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस बचे थे और थोड़ा बहुत अपना ये मैथ के क्वेश्चंस बचे थे, तुक्का लगाए थे। तुक्का तो मुझे लग नहीं रहा कि सही गया हो, क्योंकि मैथ में मतलब ऑप्शन को देख के हर कुछ लगा देना नहीं हो पाता है। तो आप लोग ना अच्छे से पेपर करना, पहले जो आसान क्वेश्चंस है ना आप उनको कर लेना। जैसे मान लो अब स्किप करना आना चाहिए। आजकल के पेपर ऐसे ही बन रहे हैं कि आप में हिम्मत होनी चाहिए स्किप करने की। जैसे मैथ में अधिकतर लोग ना सीजीएल वाले जो क्वालिफाइड कर रहे हैं, मैंने ये देखा है, या तो सीजीएल वाले क्वालिफाइड कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा मजबूत कर रखा है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हैं और रेफरेंस बुक में आरएस या आरडी लगा रखी हैं, तो वो भी क्वालिफाइड कर रहे हैं, वो भी अच्छे नंबर लेके आ जा रहे हैं। मतलब मैंने मेरे वहाँ पे देखा, एक के सीजीएल वाला बंदा था, उसके 95 नंबर थे, एक और था 98 थे सीजीएल वाला। मतलब ऐसे 3-4 लोगों से मिला था, और एक के तो मैंने 116 बताए थे, वो था। तो इस तरीके से पेपर है। मतलब क्वालिफाइड मेरी लैब में से मात्र 5 लोग ही क्वालिफाइड कर पाए थे। मतलब बहुत ज़्यादा 50 लोगों में से 5 लोग कर पा रहे हैं। मतलब पेपर का लेवल कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अच्छे से पेपर देना। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। आप मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आप कह सकते हो। इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मॉडरेट भी आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट भी आ रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप डिफ़िकल्ट में फंस रहे हो या उनको छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हो और आखिरी में देख रहे हो उनको। पहले आसान क्वेश्चंस कर लो, मॉडरेट कर लो, डिफ़िकल्ट भाई रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पे कर दो उसको, या बाद में देख लो आप। और मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट में मुझे नहीं लग रहा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है कि यार टाइमिंग की प्रॉब्लम आएगी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी मैथ में आती। मैथ में सच में आती है। क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी थे, मतलब टाइम लग रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे ना, एक स्टेप में तो आंसर आना ही नहीं है। जियोमेट्री में यही हो रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि 2-3 स्टेप आप करोगे, पहले ये फाइंड करोगे, फिर ये फाइंड करोगे, फिर जा करके आप एक्चुअल आंसर तक पहुंच पाओगे। जियोमेट्री में भी ऐसे, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मतलब पहले का पेपर आप देखेंगे ना 18 वाला, तो इतना बहुत ज़्यादा इतना विशेष नहीं था, लेकिन इस बार का उसके कंपैरिजन में तो मतलब अच्छा लेवल मेंटेन कर रखा है। तो अभी काफ़ी लोग क्वालिफाइड हो गए हैं, हो भी रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी हो गए हैं। कुछ लोग बाउंड्री पर हैं और चल भी रहा है कि भैया 40% की मांग लोग कर भी रहे हैं कि 40% हो जाए। आप देखो भाई, जो भी अब गवर्नमेंट करे और जो भी डिमांड की जाए उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि चयन परीक्षा का वर्ग 1 का चल रहा है कि 40% है, तो ये पात्रता का 50% रिजर्वेशन का और उनका 60% क्यों रखा गया है, ऐसा कुछ ये चल रहा है अभी। अब देखो क्या होता है इसका।
यदि ऐसा हो गया तो काफ़ी सारे लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे, यहाँ पर ही हो जाएगा। पेपर ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो और एग्ज़ाम दो, पक्का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होगा। मतलब जिस तरीके के आप देखो, रिव्यू की एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिव्यू ना मतलब देखा करो, लेकिन ना 100% विश्वास मत किया करो। सच बता रहा हूँ, हम लोग 4 या 5 लोग थे, ट्रेन में जा रहे थे, एक दीदी ने और रिव्यू बता दिया था, वो भोपाल से रतलाम की ओर जा रही थी, रतलाम से भोपाल सेंटर मिला था। मतलब उन्होंने ऐसा रिव्यू बताया हमें कि पेपर ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, मतलब डरा दिया, हम लोग भी डर गए थे, 3-4 लोग थे। तो हमने कहा यार आ रहा होगा बहुत ज़्यादा लेवल का। उन्होंने आसान क्वेश्चंस नहीं बताए, फिर 2-3 हमने आसान क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने बताए, तो हमने आंसर भी बता दिए उनके कि इनका ये आंसर होता है। हमें फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, मतलब पेपर में आसान क्वेश्चंस भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं। अधिकतर होता क्या है कि लोगों का दिमाग पता है कहाँ जाता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप में मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन है, मैथ वालों में कई बार हो जाता है, आजकल मुझसे चलता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। वो करते क्या है ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करने बैठ जाते हैं। पता चला कि यार कोई सा क्वेश्चंस आ गया, मान लो जियोमेट्री का क्वेश्चंस आ गया, किसी की ज्यामिति बहुत ही मजबूत है, वो करे जा रहा है, 5 मिनट तक टाइम बर्बाद कर दिया, आंसर नहीं आया। बाद में पेपर दे के आने के बाद क्या बोलेगा, उसके दिमाग में वही क्वेश्चन घूमेगा जो बना नहीं, तो उसको लगेगा यार पेपर डिफ़िकल्ट था। रिव्यू आएगा, रिव्यू देगा, बोलेगा पेपर डिफ़िकल्ट था। अरे भैया, आप ना आखिरी तक जा ही नहीं पाए ना। तो पेपर तीनों लेवल पे आ रहा है, आप रिव्यू पे इतना ज़्यादा विश्वास भी ना किया करें, नहीं तो लोग जो 100 नंबर ला रहे हैं, 105 ला रहे हैं, 110, कुछ लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं। मतलब पेपर ऐसा बनाया गया है कि लोग क्वालिफाइड भी करें। हाँ भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप वहाँ पर टाइम मैनेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, कि आप बस टाइम अपना एक ही क्वेश्चन पे बर्बाद कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भाई डिपेंड करती हैं। तो अच्छे से जिनके पेपर बचे हैं, अच्छे से पेपर दो, क्वालिफाइड करो, फिर चयन की तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। जो भी डाउट हो बताइएगा, किस किस का क्वालिफाई हो गया, कैसा क्या स्कोर रहा, क्वालिफाइड हो नहीं हो, वो सारी चीज़ें आप बताइएगा। और वीडियो ने हेल्प ज़रूर करी होगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।